हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के 400 से अधिक क्वेश्चंस करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी 400 से अधिक क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल 800 से अधिक क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग दो पार्ट मिला करके। तो इसमें जो है आज कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास, फिर जो है संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना है, फिर अगला टॉपिक है संविधान की विशेषताएं, फिर संविधान के स्रोत और संविधान के जो भाग हैं, और फिर संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, और फिर संघ और उसके राज्य क्षेत्र और नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और इसके बाद जो है भारतीय संसद और राज्यसभा। इतने टॉपिक जो है आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इसके अलावा बाकी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं, जैसे कि लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि हम लोग अगले पार्ट में करने वाले हैं। तो ये जो वीडियोज़ हैं आपके लिए बेस्ट वीडियोज़ होंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियोज़ होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, और पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये पारित किया गया था सन 1773 ईस्वी में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल को 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो है, इसके द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया सन 1858 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से संबंधित था, तो ये जो है किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1909 ईस्वी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें जो है प्रांतों में दोहरा शासन से ये संबंधित था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। फिर दोस्तों अगला है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो जो कैबिनेट मिशन था 1946 का, इसमें जो 3 मंत्री थे वो कौन कौन से थे। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये 3 मंत्रियों से गठित था। इसमें जो है लॉर्ड एमरी शामिल नहीं थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एमरी। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा जो कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषित की गई थी, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित है। अगस्त प्रस्ताव ये लागू किया गया था, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा पारित किया गया था। फिर है अगस्त संकल्प, तो इसका संबंध है महात्मा गांधी से। फिर दिया गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये संबंधित है मोहम्मद अली जिन्ना से। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। यहाँ पे इसका होगा, इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया। तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद जो है शासन जो चलाया गया था भारत का, ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। फिर दोस्तों अगला है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। तो 1947 में
भारत को सत्ता जो सौंपी गई थी अंग्रेजों द्वारा, इस योजना का क्या नाम था? तो इसका नाम था माउंट बेटन योजना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, माउंट बेटन योजना। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर दोस्तों अगला है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1919, जो कि प्रांतों में द्वैध शासन इसी के द्वारा आया था, तो ये सही सुमेलित है। फिर दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। फिर है कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए आया था। और फिर दिया गया अधिनियम 1858 और दिया गया सांप्रदायिक निर्वाचन। तो अधिनियम 1858 ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित नहीं था, बल्कि इसके द्वारा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों अगला है संविधान सभा, अगला टॉपिक है और इसमें पहला क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए? तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था M.N. राय के द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला है, कांग्रेस में किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो संविधान के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया था 1936 में, जो कि किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को लेकर के प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर दोस्तों अगला है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? तो 1895 में संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। फिर दोस्तों अगला है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैजपुर। फिर दोस्तों अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, 389। फिर अगला है, प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यहाँ पे मूल संविधान सभा होगा। मूल संविधान सभा में जो है सदस्यों का विभाजन किस तरह से होना था? तो इसमें जो है ब्रिटिश प्रांत के 292 प्रतिनिधि होने थे और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होने थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होने थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। फिर दोस्तों अगला है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के बाद 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में जो है हैदराबाद जो देसी रियासत थी, इसके प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। फिर अगला है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था, किस क्षेत्र से? तो इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर अगला है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था? पहला दिया गया है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, तो ये कारण नहीं था। फिर दिया गया है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो ये भी कारण नहीं था। फिर दिया गया है, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था।
तो यही कारण है जिसके कारण मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का बहिष्कार करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो कौन थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे? तो जो संविधान सभा के सदस्य थे वो कैसे थे? वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। फिर अगला है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला है दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता। अगला है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे VN राव, जिनका पूरा नाम था वेनेगल नरसिंह राव। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्यों में जो है KM मुंशी थे, N गोपाला स्वामी आयंगर थे और फिर है HH वेग। तो ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और TT कृष्णमाचारी ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। फिर अगला है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए संविधान सभा ने टोटल 13 समितियां नियुक्त की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 समितियां। फिर अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति जो थी इसमें सदस्यों की संख्या थी टोटल 7। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 7। फिर अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला है दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। फिर दोस्तों अगला है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। अगला है दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंतिम रूप से पारित हो गया था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। फिर अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। फिर दोस्तों अगला है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। फिर अगला है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा के द्वारा जो अंतिम रूप से संविधान पारित किया गया था यानी मूल संविधान में टोटल अनुच्छेद की संख्या थी 395 और 8 अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में जो है 470 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं और टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। 395 मेन अनुच्छेद तो 395 अभी भी हैं, उसी में ABC करके जोड़े गए हैं। तो अगर उनको काउंट करेंगे संख्या के हिसाब से तो 470 से अधिक हैं और वैसे जो है 395 अभी भी हैं। फिर अगला है संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा को टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है
संविधान सभा को 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय किस लिए किया गया था? तो संविधान सभा ने 26 जनवरी को संविधान लागू करने का निर्णय किस लिए किया था? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। फिर अगला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज, यहाँ पे स्वराज सही कर लीजिएगा। स्वराज पार्टी ने 1924 में जो है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। फिर अगला है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो संविधान पांडुलेखन यानी कि संविधान जो हाथ से पहले लिखा गया होगा फिर जो है टाइपिंग उसकी हुई होगी। तो संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो पांडुलेखन समिति का सदस्य मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी और A.K. अय्यर, ये तीनों लोग थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी टोटल 15। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 15। फिर दोस्तों अगला है, संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पे अगला टॉपिक आ जाता है संविधान की प्रस्तावना। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो संविधान की आत्मा कहा गया है प्रस्तावना को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है। फिर अगला है, भारत की जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो किन शब्दों से शुरू होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो सरकारें हैं वो किसी धर्म को समर्थन न करें। ठीक है, किसी विशेष धर्म को वो अपना कोई विशेष समर्थन न दें, इसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को समर्थन नहीं करना। फिर अगला है, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जहाँ पर जो वहाँ का अध्यक्ष है वो वंशानुगत रूप से ना होता हो बल्कि जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वह शब्द हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन कौन से शब्द थे? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है दोस्तों, समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। फिर अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या किन में की गई है? तो उनकी व्याख्या मूल अधिकारों में दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में दी गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य। फिर अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान का स्रोत, संविधान के जो स्रोत हैं उनके बारे में भी प्रस्तावना में बात की गई है। शासन के ध्येयों का विवरण यानी शासन के उद्देश्यों का विवरण भी बताया गया है। और इसके अलावा संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि के बारे में भी बात की गई है, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में नहीं कही गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान को लागू करने की तिथि। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो भारतीय संविधान जो है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को उद्घोषित करता है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है,
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि की उद्घोषणा नहीं करता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत और इंडिया, ये जो है अपने देश का नाम, दोनों नाम उल्लिखित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भारत और इंडिया। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया? तो प्रस्तावना में संशोधन एक ही बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, एक बार। फिर अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो 1776 में हुआ है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। फिर अगला है, प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजातंत्र। फिर अगला है, संविधान की विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं व्यापक संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है अपने भारत देश का। फिर अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? कठोर है या लचीला है, या ना ही कठोर ना ही लचीला, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला? तो भारत का जो संविधान है ये कठोर भी है थोड़ा, और थोड़ा लचीला भी है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ माना गया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? दिया गया है, भारतीय संविधान, यहाँ संविधान होगा, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। तो अध्यक्षात्मक नहीं है, बल्कि कैसा है, संसदात्मक प्रजातंत्र है यहाँ पे। तो ये कथन क्या है, गलत है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो नाम मात्र का राजतंत्र भारत नहीं है, ये भी गलत है। फिर दिया गया, भारत का कुलीन तंत्र है। तो भारत का जो तंत्र है कुलीन नहीं है, आनुवंशिक नहीं है। तो ये भी कथन गलत है। फिर दिया है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो बिल्कुल ये कथन सही है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव है भारत शासन अधिनियम 1935 का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से सर्वोच्च है संविधान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संविधान। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक यानी कि संरक्षक जो है कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले जन्म लेती है फ्रांस में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। अगला है दोस्तों, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय समाज का दर्शन नहीं है? तो भारतीय समाज का दर्शन इसमें से कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, ये तीनों जो है भारतीय समाज का दर्शन है, बल्कि साम्यवादी राज्य ये भारतीय समाज का दर्शन नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में क्या जो है कॉमन है? एकल नागरिकता। तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है, बल्कि इंडिया में एकल नागरिकता है। तो ये नहीं है, दोहरी नागरिकता ये भी कॉमन नहीं है। फिर दिया गया है संविधान में 3 सूचियाँ। तो ये भी नहीं है। फिर दिया गया है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये जो है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ये दोनों जगह कॉमन है, अमेरिका में भी और भारतीय संघ में भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। दिया गया है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, और फिर है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो जो भारत का संविधान है ये धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं दोनों को जो है मान्यता प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। फिर दोस्तों अगला है संविधान के स्रोत। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली। फिर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है?
तो संविधान का कौन सा लक्षण है जो कि आयरिश संविधान यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर अगला है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है ये कनाडा के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये आधारित है कनाडा से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है रूस से। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन ये जो है लिया गया है अमेरिका से। अगला है, विधि के समक्ष समता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता जो है ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। अगला है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपात संबंधी जो उपबंध है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और इसके अलावा जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो कि संविधान का संरक्षक होता है और ये कॉन्सेप्ट लिया गया है अमेरिका से। अगला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना प्रेरित है फ्रांस के संविधान से। अगला है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो कलेक्टर का पद जो है कहाँ से लिया गया था? तो ये इंग्लैंड से लिया गया था। अगला है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद ये कॉन्सेप्ट लिया गया है इंग्लैंड से। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है स्थगित किए जा सकते हैं, कार्यपालिका के पास इसका अधिकार है। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है जर्मनी के संविधान से। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जर्मनी। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन से संवैधानिक आदर्श संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन से आदर्श लिए गए हैं? संघीय शासन व्यवस्था, तो ये भी यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये तीनों लिए गए हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद जो है कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो संघात्मक शासन व्यवस्था ये जो है अपनाया गया था सबसे पहले कनाडा के द्वारा। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस की क्रांति। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये जो है प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है?
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है संविधान के भाग। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत का जो संविधान है ये 25 भागों में विभाजित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है भाग 20 में। अगला है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं भाग 9 में। अगला है दोस्तों संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं। तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं भाग 21 में। अगला है दोस्तों निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित है भाग 9A, ऑप्शन डी। अगला है दोस्तों संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है भाग 4 में। फिर नेक्स्ट है संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो भाग 1 में जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में जनता को मूल अधिकार दिए गए हैं। तो मूल अधिकार ये हैं भाग 3 में। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल कर्तव्य दिए गए हैं भाग 4 का में। अगला है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है भाग 5 में, ऑप्शन डी। अगला है दोस्तों संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किस में है। तो नागरिकता का उल्लेख है भाग 2 में। और मूल संविधान में कितने भाग थे। तो मूल संविधान में अगर पूछा जाए कितने भाग थे तो 22 भाग थे और वर्तमान में कितने भाग हैं तो 25 भाग हैं। अगला है संविधान की अनुसूचियाँ। तो पहला क्वेश्चन है इसमें वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो अभी इस समय जो है कितनी अनुसूचियाँ हैं 12 और मूल संविधान में कितनी थी 8। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी 8 थी। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के थ्रू। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। अगला है दोस्तों 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वें के द्वारा 11वीं और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर दोस्तों अगला है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों का उल्लेख जो है ये प्रथम अनुसूची में है, ऑप्शन ए। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो जो तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है। तो ये शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला है संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों की आवंटन की सूची है चतुर्थ अनुसूची में कि कितने राज्य में जनसंख्या के आधार पर कितने राज्यसभा के सदस्य वहां से होंगे। तो ये जो है चतुर्थ अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो स्वशासी जिला परिषदों से जो संबंध है वो है
छठी अनुसूची से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, छठी अनुसूची। फिर अगला है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है और ये उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। अगला है दोस्तों, किसी अधिनियम को किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो किसी अधिनियम को अगर 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। अगला है दोस्तों, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। फिर अगला है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। अगला है दोस्तों, संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो छठवीं अनुसूची जो है ये मणिपुर में लागू नहीं होती है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिया गया है चतुर्थ अनुसूची। तो चौथी अनुसूची ये राज्यसभा से संबंधित है, छठी अनुसूची ये जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, 8वीं अनुसूची ये भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित नहीं है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। अगला है दोस्तों, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन अवश्य करना होगा? तो भारत संघ को किसी नए राज्य का सृजन करना हो, नाम चेंज करना हो या सीमा का विस्तार करना हो तो इसके लिए जो है संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? तो 5वीं अनुसूची में जो है विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, 5वीं। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में कौन से उपबंध दिए गए हैं? तो 7वीं अनुसूची जो है ये केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विवरण जो है इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अभी भी 395 ही अनुच्छेद है, लेकिन इनमें जो है ABC करके और भी अनुच्छेद जोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह से काउंटिंग में अगर देखेंगे तो 470 से अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं, लेकिन मेन जो अनुच्छेद हैं वो 395 ही हैं। फिर अगला है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में भी कितने अनुच्छेद हैं? 395 ही हैं। ठीक है, उसमें ABC करके भले ही जोड़े गए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें 395 ही आपको टिक करना होगा, क्योंकि जो मेन अनुच्छेद है 395 है। ठीक है, फिर अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये जो है अनुच्छेद 1 में वर्णित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 1। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो मूल अधिकार जो है ये 12 से लेकर के 35 तक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। फिर अगला है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 16। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है अनुच्छेद 17। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा, अनुच्छेद 17। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो भारत का संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये गारंटी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19A के तहत। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19A। अगला है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। फिर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है अनुच्छेद 29 में। फिर अगला है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा, अनुच्छेद 32। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है अनुच्छेद 39 में। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। फिर दोस्तों अगला है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। फिर दोस्तों अगला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये जो है किस अनुच्छेद का कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, और ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75। अगला है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, तो इससे संबंधित अनुच्छेद क्या है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में मैक्सिमम 6 माह का अंतराल हो सकता है, और ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 85। अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 85। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत की संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 146 का 3 और 148 का 6। ये तीनों अनुच्छेद जो है भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का प्रावधान है अनुच्छेद 124 के 4 में। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। अगला है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है, ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है और ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 137 में। अगला है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिर्मित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि उच्चतम न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिर्मित जो कानून है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध होगी। फिर अगला है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अगर राज्य प्रार्थना करते हैं भारत की संसद से कि उनके राज्य के लिए कानून बनाया जाए, तो ये जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253। अगला है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक वर्णित है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। फिर दोस्तों अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान ये किया जाता है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अगला है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये संवैधानिक अधिकार है और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये 300 का में बताया गया है, डी ऑप्शन। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत दिया गया है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 338 और 338 आ में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 338 और 338 ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 343 एक के द्वारा। अगला है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है और ये व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है ये दिया गया है अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रीय वित्तीय आपात की उद्घोषणा करता है? तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 360 के द्वारा। अगला है, संविधान में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में है? तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है 352 में। अगला है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध जो है ये दिया गया है 350 ए के अंतर्गत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 350 ए। अगला है दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 द्वारा। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विभिन्न राज्यों में विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है अनुच्छेद 371 में। अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री ये सब जो अलंकरण प्रदान किए जाते हैं ये सब किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अगला है दोस्तों, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के द्वारा। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 29 और 30। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो है 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किए गए हैं और ये कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18। अगला है, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 51। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये जो है इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 148 ये सही सुमेलित है। फिर दिया गया वित्त आयोग, तो वित्त आयोग ये जो है अनुच्छेद 280 इससे संबंधित अनुच्छेद है। प्रशासनिक अधिकरण, तो ये जो है अनुच्छेद इसका है 323 ए। फिर दिया गया संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग ये जो है अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। यहाँ पे 316 दिया गया है, तो ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 355। अगला है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार ये जो है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और ये जो है किस अनुच्छेद से संबंधित कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है 51, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360, जो कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो ये अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो नीति आयोग ये जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो ये किसी अनुच्छेद के तहत संगठित नहीं किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला है दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसको है? संसद को। अगला है दोस्तों, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा, बढ़ा या नाम में परिवर्तन कर सकता है? तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है या बढ़ा सकता है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद। अगला है दोस्तों, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के बाद बहुत सारी देसी रियासतों ने भारत में विलय कर लिया, लेकिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। कौन कौन से राज्य थे? तो जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। फिर अगला है, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए जिम्मेदार कौन था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर अगला है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आ बा सादा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, आ बा सादा में, और इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था 1956 में। फिर नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगला है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था भाषा के आधार पर, और इससे पहले एक आंदोलन वहाँ पे हुआ था, और इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसमें जो है पोती श्री रामुलू की मृत्यु हुई थी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोती श्री रामुलू। फिर नेक्स्ट है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, फजल अली। नेक्स्ट है,
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1953 में। अगला है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था 1956 में। नेक्स्ट है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य व संघ राज्य क्षेत्र बने? तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने राज्य बने थे? 14 राज्य बने थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र हैं। फिर अगला है कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया? तो फ्रांसीसी सरकार ने कराईकल, माहे, यनम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को भारत को अर्पित किया था 1954 में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। अगला है दोस्तों, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल कब किया गया था? 1962 में। नेक्स्ट है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था 1961 में। नेक्स्ट है संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इनमें से जो है सिक्किम जो है संविधान लागू होने के बाद भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था। फिर नेक्स्ट है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो सिक्किम को भारतीय संघ में राज्य के रूप में शामिल किया गया था 1974 में। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1970 में। अगला है दोस्तों, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया था धर आयोग के द्वारा। फिर अगला है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000। फिर अगला है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए अनिवार्य है। तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होने के लिए संसद में साधारण बहुमत होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा संसद में साधारण बहुमत। फिर नेक्स्ट है नागरिकता। अगला टॉपिक है नागरिकता। इसमें पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है भारत के नागरिकों को। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? तो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। अगला है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जो है जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के शामिल कर लिए जाने के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। अगर भारत जो है किसी भूभाग को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल कर लेता है तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी नागरिकता क्या हो जाएगी? भारतीयता हो जाएगी उनकी नागरिकता। लेकिन जो है भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं नागरिकता प्राप्त की जा सकती। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? तो देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन ये जो है अनुच्छेद 6 में वर्णित है। फिर अगला है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है उसका क्या नियम है? दिया गया है परिवार से बिछड़ जाने पर, तो ये नहीं होगा। फिर दिया गया है देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाने पर। तो बिल्कुल अगर किसी व्यक्ति पर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसकी नागरिकता जो है क्या होगी? छिन जाएगी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त
भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो अधिवास, वंशानुक्रम और पंजीकरण, ये तीनों शर्तें जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन संपत्ति स्वामित्व तो ये नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है। तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में जो चर्चा की गई है विस्तार से, ये 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार विदेश में रहता है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, सी ऑप्शन। फिर अगला है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म लिया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म लेते हैं तो उनको जो है जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो किसी भारत के व्यक्ति की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। तो अगर वो नागरिकता त्याग देता है, त्यागने पर समाप्त हो सकती है। पर्यावसन द्वारा, यानी कि विदेश में सेटल हो जाता है, 7 साल से ज़्यादा विदेश में रहता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने पर, अगर यहाँ की सरकार जो है उसको नागरिकता से वंचित कर देती है तो भी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से कब वंचित नहीं किया जा सकता। तो निर्वाचन के दौरान जो है वंचित नहीं किया जा सकता। अगर इलेक्शन चल रहा है तो किसी की नागरिकता उस समय वंचित नहीं हो सकती। आपातकाल के दौरान नहीं हो सकती, और युद्ध हो रहा है तो युद्ध के दौरान भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, 1949 में। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिकों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को, लेकिन जो गैर नागरिक हैं उनको नहीं प्राप्त है। तो ये सभी अधिकार जो है ये केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया था 1955 में। फिर अगला है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। फिर अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। अगला टॉपिक है मूल अधिकार। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भारत में जो संविधान में मूल अधिकार हैं वो किस भाग में है। तो ये है भाग 3 में। फिर अगला है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो मूल अधिकारों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो मूल अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के भाग 3 को, जिसमें मूल अधिकार हैं, उसको सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। अगला है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ये जो है मूल संविधान का हिस्सा थे, ये बाद में नहीं जोड़े गए हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो किस पर है, उच्चतम न्यायालय पर भी है, उच्च न्यायालय पर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों पर। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है राष्ट्रपति।
फिर है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। फिर अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका। नेक्स्ट है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, संसद को। अगला है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ये जो है मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है। तो समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है, तो ये है 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14। अगला है दोस्तों विधि के सामने समानता का अधिकार है। तो विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार। फिर अगला है दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। अगला है दोस्तों समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। तो जो समानता का अधिकार है ये भारतीयों के लिए क्या क्या सुनिश्चित करता है। तो ये धार्मिक समानता को सुनिश्चित करता है, आर्थिक समानता को और सामाजिक समानता, ये तीनों को सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर दोस्तों अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब अलंकरण जो है ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो कि 1995 में पारित हुआ था और इसको जो है वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर अगला है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये किन अनुच्छेदों में है, तो ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। फिर दोस्तों अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 जो है ये कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता ये जो है किस अधिकार में निहित है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये भाषण की अभिव्यक्ति और विचारों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी अधिकार में निहित है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से संविधान प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात नहीं करता, लेकिन जो भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें से मौलिक अधिकार कौन नहीं है, बोलने का अधिकार ये मौलिक अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार और धर्म का अधिकार, ये जो है तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। फिर दोस्तों अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान है किसी भी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को, समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर दोस्तों अगला है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 23 और 24। अगला है दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 24। अगला है दोस्तों भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है।
तो भारत के संविधान के अंतर्गत 14 आयु से कम के बालक को किसी खान अथवा अन्य किसी संकट में सेवा में नहीं लगाया जा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 14 वर्ष से कम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने समय के अंतर्गत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर अगर कोई व्यक्ति जिसको गिरफ्तार या बंदी किया जाता है तो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, न ही एक बार से ज़्यादा उसको सज़ा दी जा सकती है। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20। फिर दोस्तों अगला है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह है अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 में। फिर अगला है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना ये धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। फिर दोस्तों अगला है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो संविधान द्वारा जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं किन आधारों पर राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य या सदाचार या लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध राज्यों के द्वारा लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के आधार को मान्यता प्रदान की गई है? तो अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं के संचालन एवं स्थापना का अधिकार जो है ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 29 और 30, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BAR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसको क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जब आपात स्थिति की घोषणा हो गई हो तो उस दौरान जो है निलंबित हो जाता है। इसके अलावा सेना सदस्यों के संबंध में और जब सैनिक विधि यानी कि मिलिट्री शासन जब लागू होता है तो इस समय जो है ये निलंबित हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी परिस्थितियों में। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यहाँ पे कौन से अधिकार हैं जो कि प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। फिर अगला है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है रिट, जिसको समादेश कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समादेश या रिट। अगला है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस के नाम से जानते हैं, तो ये रिट याचिका दायर की जा सकती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो जो समादेश यानी रिट जारी करने का अधिकार ये सर्वोच्च न्यायालय को होता है और इसके अलावा राज्य के उच्च न्यायालय को होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जिला न्यायालयों को नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। फिर दोस्तों अगला है, निम्नांकित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है अधिकार परीक्षा। फिर दोस्तों अगला है, व्यक्ति निगम
अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य के लिए आबद्ध हैं उस कार्य को कराने के लिए, यहाँ कराने होगा, कराने के लिए जारी करने वाले रिट को क्या कहते हैं। तो कोई व्यक्ति या कोई निगम या कोई अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य के लिए आबद्ध है, अगर वो कार्य सही से नहीं करता है तो उसके लिए जो रिट जारी की जाती है उसको कहते हैं परमादेश। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमादेश। फिर दोस्तों अगला है, कौन मूल अधिकारियों के अंतर्गत नहीं आता। तो इसमें से कौन सा है जो कि मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि संपत्ति का अधिकार, ये पहले मूल अधिकारों में होते थे, अब नहीं होते हैं, ये अब क्या है, ये विधिक अधिकार हैं। फिर अगला है दोस्तों, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया था 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978। फिर दोस्तों अगला है, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक कानूनी अधिकार है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो संपत्ति का अधिकार अब जो है ये किस अनुच्छेद में है, तो ये 300 का में है। फिर अगला है, मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का जो अधिकार है ये किस तरह का अधिकार है, तो ये है एक नागरिक अधिकार होता है। फिर दोस्तों अगला है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया। तो संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया केशवानंद भारतीवाद ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार नहीं प्राप्त है, विधि के समक्ष समानता, तो ये जो है विदेशी अधिकारों को भी प्राप्त है। फिर दिया गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये जो है विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार ये एक मूल अधिकार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस इसके द्वारा माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर अगला है दोस्तों, अगला टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। अगला है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में है, भाग 4 में है। अगला है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 36 से 51। अगला है दोस्तों, संविधान का वो कौन सा भाग है जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। तो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क यानी कि उनकी सोच और उनके उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर अगला है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों में जो है किन प्रकार के सिद्धांत हैं, तो इसमें आर्थिक सिद्धांत भी हैं, सामाजिक सिद्धांत भी हैं और प्रशासनिक सिद्धांत भी हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा। तो बैंक की सुविधा के अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक यानी कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो ये कहा गया केटी शाह के द्वारा। फिर अगला है दोस्तों, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। फिर दोस्तों अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो कि समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व।
अगला है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य हैं या वाद योग्य नहीं है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ये वाद योग्य नहीं होते। फिर अगला है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सन्निहित है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया, यह एक है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में ही है। फिर है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो ये भी है। गोवर निषेध, तो ये भी है। निजी संपत्ति की समाप्ति, तो ये नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजी संपत्ति की समाप्ति ये नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है। फिर अगला है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में नहीं है। तो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ये जो है मूल अधिकार में नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। फिर अगला है दोस्तों, किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, इसको क्या माना जाता है, इसको समाजवादी माना जाता है। फिर अगला है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वो कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। पहला दिया गया है श्रमिक एवं बच्चों का संरक्षण। फिर दूसरा है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, जिसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता ये कहाँ पे लागू है, तो ये गोवा में है। फिर अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है। तो टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वां। फिर अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ये किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 38 में है। फिर अगला है दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता ये किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A। फिर दोस्तों अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है अनुच्छेद 40। अगला है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो भारतीय नागरिकों को एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। अगला है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 50 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है। तो निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। फिर दोस्तों अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, अनुच्छेद 51। फिर अगला है, काम करने के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो काम करने के अधिकार को अनुच्छेद 41 के अंतर्गत रखा गया है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो इसमें से नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है, तो सूचना का अधिकार ये जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। फिर अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? तो 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में क्या नहीं जोड़े गए हैं? पहला दिया गया शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, फिर दिया गया समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, फिर दिया गया सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो ये जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, एक तो संविधान की प्रस्तावना में पाया जाता है और इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। फिर अगला है दोस्तों, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी ये संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 47, ऑप्शन ए। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार ये लिया गया है रूस से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। फिर अगला है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। अगला है दोस्तों, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 हैं। फिर अगला है दोस्तों, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? तो संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 का। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 51A में। फिर दोस्तों अगला है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इस समय कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। फिर अगला है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने जाने का प्रयोजन क्या है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस लिए शामिल किया गया है? ताकि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। फिर अगला है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड की व्यवस्था है? दंड की व्यवस्था नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था नहीं होती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दंड देने की व्यवस्था नहीं है। फिर अगला है दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ये कथन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 48A में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48A। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला दिया गया संविधान का पालन करना, फिर है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, और फिर दिया गया धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करने ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी इसके अलावा तीनों जो है मौलिक कर्तव्य हैं। फिर अगला है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? पहला दिया गया राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान। तो राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान ये भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। फिर है वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, तो ये भी मूल कर्तव्यों में आएगा। फिर है राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण, तो ये तीनों जो है क्या है? मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर दोस्तों अगला है, 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर जाएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। फिर दोस्तों अगला टॉपिक है भारतीय संसद। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं? संसद के नाम से। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। फिर अगला है, संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? लोकसभा को। अगला है, संसद का स्थायी सदन है, तो स्थायी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा।
अगला है संसद का लोकप्रिय सदन है, तो संसद का लोकप्रिय सदन किसको कहते हैं, तो लोकसभा को कहते हैं लोकप्रिय सदन। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है, तो भारतीय संसद में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो कि संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। फिर अगला है दोस्तों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, तो संघ के लिए एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, ये कहा गया है अनुच्छेद 79 में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 79। फिर अगला है दोस्तों संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, किसके द्वारा भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यायिक समीक्षा से। अगला है दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है, तो संसद के 2 सत्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल कितने समय का हो सकता है, 6 माह का। अगला है दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, तो संयुक्त बैठक ये जो है किस संबंध में होती है, तो ये साधारण विधेयक के संबंध में होती है। किसी साधारण विधेयक को लेकर के अगर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तब जो है उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधारण विधेयक। फिर दोस्तों अगला है साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, तो लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, लोकसभा व राज्यसभा में मतभेद जब होता है किसी साधारण विधेयक को लेकर के तब जो है संयुक्त बैठक होती है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितने बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो अभी तक संयुक्त बैठक जो है कितने बार हुई है, 3 बार। अगला है दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, तो संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता के लिए अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। फिर अगला है क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कभी नहीं। फिर अगला है संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है, तो संयुक्त अधिवेशन में विधेयक जो पारित होता है ये दोनों सदनों की कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। फिर अगला है संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है, तो संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में अगर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रस्ताव गिर जाता है। ये संविधान संशोधन प्रस्ताव है। साधारण विधेयक जब होता है तो उस स्थिति में तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, उसमें फैसला होता है, लेकिन संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में ये जो है क्या होता है, अगर दोनों में मतभेद है तो प्रस्ताव गिर जाता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्ताव गिर जाएगा। फिर अगला है संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है प्रश्नकाल। फिर अगला है कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है शून्यकाल, 0 आवर जो है ये भारत की देन है। फिर अगला है संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना किसी सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो अगर कोई सदस्य बिना किसी सदन को सूचित किए 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला है दोस्तों निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन विधेयक। फिर दोस्तों अगला है सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, संसद करती है। फिर अगला है दोस्तों संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति यानी कि कोरम है,
तो कोरम या कठपूर्ति क्या होता है, तो संसद की जो वैधानिक चैम्बर की मीटिंग होती है इसमें कम से कम इतने सदस्य होने चाहिए। तो कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए, तो 1/10 भाग कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के भी नाम से जानते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो कार्यपालिका ये जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ, तो त्रिशंकु संसद का गठन सबसे पहले कब हुआ संविधान लागू होने के बाद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989। फिर अगला है, अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही, तो अस्थायी संसद भारत में कब अस्तित्व में रही थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रैल 1952। अगला है दोस्तों, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था, तो भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में। अगला है दोस्तों, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, तो गैर सरकारी सदस्य किनको कहा जाता है, तो मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को क्या कहा जाता है, गैर सरकारी सदस्य। फिर अगला है, किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है, तो किसी संसद के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय करता है राष्ट्रपति। फिर अगला है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का। अगला है दोस्तों, राज्यसभा। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। अगला है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितने हैं, तो इस समय जो है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो इस समय 245 सदस्य हैं। फिर अगला है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में किनका प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यों का होता है और संघ शासित क्षेत्रों का भी होता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों का। अगला है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं, तो जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर अगला है दोस्तों, राज्यसभा के किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि किस प्रदेश के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं। कितने हैं, टोटल 31। अगला है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से कितने 31 सदस्य चुने जाते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, तो इन दोनों में जो है राज्यसभा के सदस्य समान हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल इनमें भी समान है, उड़ीसा और राजस्थान में भी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो यहाँ पे जो है दिल्ली व पुडुचेरी ये संघ शासित क्षेत्र हैं जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। फिर अगला है दोस्तों, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है, तो सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र से, फिर तमिलनाडु से। फिर दोस्तों अगला है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। अगला है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। फिर अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं,
तो हर 2 साल बाद जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं और फिर 1/3 सदस्य उनकी जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 वर्ष। फिर अगला है, राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है। तो राज्यसभा में भी गणपूर्ति के लिए 1/10 जो है निर्धारित कोरम संख्या है। और ये कितनी है, तो राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250, तो उसका 1/10 25 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। अगला है दोस्तों, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। तो राज्यसभा में जो है जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता। फिर अगला है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है। तो अगर राज्यसभा का सभापति अनुपस्थित है तो उस कंडीशन में राज्यसभा का संचालन करता है उपसभापति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपसभापति। फिर अगला है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है। तो उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, राज्यसभा के सदस्य करते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो राज्यसभा के जो हर 2 वर्ष पे चुनाव होते हैं उसकी अधिसूचना जारी करता है निर्वाचन आयोग। फिर दोस्तों अगला है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा में प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये जो है पहले प्रथम सभापति थे राज्यसभा के। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत इसमें से क्या आता है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। फिर अगला है, राज्यसभा को कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो कि लोकसभा को नहीं प्राप्त हैं। तो पहला दिया गया है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना। तो ये जो अधिकार है ये राज्यसभा को प्राप्त है लेकिन लोकसभा को नहीं। और फिर इसके अलावा दिया गया है, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो ये भी अधिकार राज्यसभा का है, लोकसभा का नहीं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 दिन। अगर 14 दिन तक अपनी सहमति नहीं देती है तो वो बिल क्या होता है, पास मान लिया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति जो है कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है और ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 80। फिर दोस्तों अगला है, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकती है। तो राज्यसभा जो है धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है लेकिन सामान्य विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, 6 माह तक। फिर अगला है, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो राज्यसभा का सदस्य सबसे पहले किस अभिनेता को मनोनीत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर। अगला है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। फिर अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था। तो हिंदी साहित्यकार कौन था जो कि राज्यसभा का सदस्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था। तो इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों लोग प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय ये राज्यसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर दोस्तों अगला है, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा वी.एस. रमा देवी। फिर अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। फिर दोस्तों अगला है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी 23 मई 1952 को। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 23 मई 1952। फिर दोस्तों अगला और ये आखिरी क्वेश्चन है,
किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो किसी विधानमंडल के द्वारा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, स्थगन प्रस्ताव। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको जैसे ही अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।